नावल पछतावा जिंदगी भर का किस्त नंबर 21। ओहद की आमद से घबरा कर हया ने नजर झुका ली। ओहद ने संजीदगी से हया के चेहरे पर शर्म और घबराहट के आसार देखे और सर को झटका और बारी बारी सबसे मिलने के बाद चेंज करने का कह कर कमरे की तरफ बढ़ गया। ओहद जैसे ही बाहर निकला हया ने खुद को संभाला, जो ओहद को देखकर मचल उठा था। कितने अरसे बाद उसने ओहद को देखा था। एक सुकून सा अंदर महसूस होने लगा था। दिल खुश हो गया था। बेकरारी खत्म हो गई थी। जो गिले शिकवे थे सब अपने आप खत्म हो गए थे। सच कहा है, महबूब से चाहे बात हो या ना हो, पर जब वो सामने आता है सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। आंखें उसे एक नजर देख कर ही सैराब हो जाती हैं। कुछ कहने को बचता ही नहीं। सारे गिले शिकवे अपने आप दम तोड़ देते हैं। यही हया के साथ हुआ था, जो ओहद को देखकर सब भूल गई थी। इसकी बेरुखी, गुस्सा सब। बस याद था ये कि उसके अंदर जो भी बेचैनी थी वो अब नहीं रही थी, और मुस्कुराहट ने हया के चेहरे को मजीद निखार दिया था। जोया ने दिन को ही सब के लिए कमरे सेट करवा दिए थे। जिहान के साथ सासत को शिफ्ट किया गया और जोया के रूम में हानिया शिफ्ट हो गई। ओहद के बेडरूम के साथ वाले दोनों कमरों में से एक हया और पलवशा के लिए सेट किया गया और दूसरा हलीमा और अशरफ के लिए सेट किया गया। हानिया को देखकर अशरफ के साथ साथ हलीमा ने भी सवाल पूछा था, ये कौन है? जिस पर मुख्तसर फारूक साहब को सारी बात बतानी पड़ी और मुर्तज़ा से भी मिलवाया, जो आप मुकम्मल ठीक हो चुके थे। अशरफ भी मुर्तज़ा से मिलकर बहुत खुश हुए थे। काफ़ी देर मुर्तज़ा, फारूक और अशरफ बातें करते रहे, जबकि बाकी सब सफ़र की थकावट की वजह से आराम करने चले गए। सुबह काफ़ी रोशन तलू हुई थी। बारिश की वजह से हर चीज़ बहुत निकरी निकरी और साफ शफाफ हो गई थी। हया ने बहुत दिलचस्पी से कमरे की खिड़की से लॉन का मंजर देखा, जहां ओहद एक्सरसाइज करने में मसरूफ था। कितना हसीन लग रहा है, बिल्कुल इस रोशन सुबह की तरह। हया ने दिल में इस बात का एतराफ़ किया। ओहद, जो अपने ध्यान में एक्सरसाइज कर रहा था, अचानक से सर उठा के ऊपर देखा, जहां खिड़की में हया पर नज़र पड़ती ही ओहद के लबों ने मुस्कुराहट को छू लिया। काफ़ी देर से ओहद खुद पर किसी की नज़रों की तपश महसूस कर रहा था। समझ नहीं पा रहा था कौन है जो इतने गौर से देख रहा है। भला आखिर खिड़की में खड़ी हया नजर आ गई। ओहद ने जैसे ऊपर देखा, हया जल्दी पीछे हो गई। ओहद की मुस्कुराहट से हया जान गई थी इसकी चोरी पकड़ी गई। दिल जोर जोर धड़क उठा था। तुम्हें समझना कितना मुश्किल है ओहद, कभी इतने सख्त बिल्कुल पत्थर जैसे और कभी बिल्कुल मोम रुई जैसे। ओहद की मुस्कुराहट ने जहां हया को खुश किया था, वहीं उलझन में भी डाल दिया था। अब हया ने एक नज़र पास बेड पर सोई पलवशा को देखा और फिर गहरा सांस खारिज करते हुए खुद भी लेट गई बेड पर। कब तक चलेगा? ऐसे महीने होने वाले हैं। जोया बहू को घर से गए हुए। शादी वाला घर है और बहू घर नहीं, लोगों को क्या जवाब देंगे? इफ्तिखार साहब परेशान लहजे में बोले, तो क्या करें जब वो खुद ही आना नहीं चाहती? रुखसाना कपड़े तय करते हुए बोली, तुम्हारे बेटे ने कौन सा अच्छा काम किया है जो वो वापस आए? रख के तलाक दिए डाली। उसे एक ये भी उनका बड़ापन है जो अभी तक खामोश बैठे हैं, वरना तुम्हारे बेटे ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। नाक कटवा दी मेरी। मैं इस बच्ची के सामने शर्मिंदगी से सर नहीं उठा सकता। इफ्तिखार साहब दुखी लहजे में बोले, हाँ तो क्या करूं? गोली मार दूं हारिस को? अब क्या? एक ही बेटा है मेरा। जोया की नहीं बनाई हारिस के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। जितना मुझसे हुआ इन्हें जोड़े रखा, अब वो लड़की ही ऐसी होगी सोचा ना था। इसका अपना दिल नहीं था हारिस के साथ रहने का और इल्ज़ाम मेरे बेटे पर लगाती रही। हारिस ने तो ये रिश्ता निभाने की बहुत कोशिश की। अब जोया रहना ही नहीं चाहती थी, मजबूरन हारिस ने यह कदम उठाया। रुखसाना ने सारा इल्ज़ाम जोया के सर डाल दिया। इफ्तिखार साहब ने तसफ से बीवी को देखा, जो सारा कसूर इस मासूम पर डालकर अब फातिमा के साथ बेटी मूंगफली खा रही थी। हारिस हनीमून के लिए रानी के पास मरी जा रहा था। घर वालों को इसने यही बताया कि काम के सिलसिले में जाना है, 1 हफ्ते तक वापसी होगी। बेटा तुम जानते हो फातिमा की शादी को 10 दिन रह गए हैं और सारे काम पड़े हैं। ऐसे में तुम भी जा रहे हो, अपने बात से कहो किसी और को भेज दें। इफ्तिखार ने जब सुना हारिस मरी जा रहा है, वो परेशान हो गए। अबू कहा था सर से नहीं माने, उल्टा कहाँ पैसे जो उधार ली वापस कर दूं, मैं किसी और को भेज देता हूँ। हारिस बैग की जिप बंद करते हुए बोला, लेकिन बेटा तुम जानते हो 1000 काम है, कैसे होगा? सब मैं अकेला कैसे संभालूंगा? अबू आप परेशान क्यों होते हैं?
1 हफ्ते की बात है, यूं गुजर जाएगी। हारिस ने चुटकी बजाते हुए कहा। हो चलो बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या कह सकता हूँ अब, सोफे से उठते हुए बोले। हारिस मोबाइल पर रानी के साथ मैसेज पर बात करने में मसरूफ हो गया। अच्छा बेटा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जाते जाते इफ्तिखार साहब पलट कर बोले। जी अबू कहें, क्या बात कहना है? हारिस ने मसरूफ अंदाज में कहा। बेटा मैं चाहता हूँ तुम बहू को वापस ले आओ। शादी वाला घर है, उसका होना ज़रूरी है, वरना लोग बातें करेंगे नंद की शादी पर बाबी गायब है घर से, और बेटा फातिमा के ससुराल वाले भी पूछेंगे, क्या वजह बताएंगे। तुम जाओ उसे लेकर बेटा आओ। अबू मैं आपकी बात से इतफाक करता हूँ। मैं गया था जोया को लेने, वो नहीं आई, उल्टा उसके भाई ने मुझे मारा और घर से निकाल जाने का कहा। और तो और अबू तलाक मांग रही है। आप बताएं ऐसे में मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल तो चाह रहा है उसका शौक पूरा कर ही दूं, देखता हूं फिर किसके साथ करती है। बस अबू मैंने वकील से बात कर ली है, आज कल मैं उसे नोटिस भेज दूंगा, बाकी देखी जाएगी। हारिस ने बाप से 2 टोक बात करते हुए कहा। क्या मतलब, तुमने वकील से बात कर ली? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हारिस, तलाक कोई छोटी बात नहीं है, इसका असर तुम्हारे बहनों पर भी पड़ सकता है। हारिस की बात से इफ्तिखार साहब को झटका लगा था। तो क्या करूं अबू, ऐसी ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद करता रहूं? सुकून ख़त्म हो गया है ज़िंदगी से। बस मैंने सोच लिया है इस रिश्ते को यहीं ख़त्म करना है, मज़ीद नहीं बढ़ाना। लेकिन बेटा अबू प्लीज़, मेरी ज़िंदगी है, मुझे फ़ैसला करने दो। और मैंने फ़ैसला कर लिया है, इसे वापस घर में नहीं आना अब। हारिस कहकर गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। इफ्तिखार साहब ने तासुब से बेटे को देखा। मजबूर हो गए थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। चाह की भी, जोया बेटा मुझे माफ़ कर देना। दिल ही दिल में जोया से मुखातिब हुए और आंखों में आए आंसू साफ करने लगे। हारिस ने वकील से मिलकर तलाक के कागजात तैयार करवा दिए थे और अपने साइन भी करा दिए थे। बस कल हारिस की जाने की देर थी और वकील ये कागजात जोया को रजिस्ट्री कर देता। हारिस ने रानी से निकाह के बाद पहला काम वकील से मिलकर तलाक के पेपर्स तैयार करवाए थे। आज मैं बहुत खुश हूँ हारिस। वो किस बात पर? हारिस जानता था, लेकिन फिर भी जानबूझकर अनजान बन गया। कल हम अपने हनीमून ट्रिप पर जा रहे हैं। और किस लिए? हारिस का हाथ पकड़ते पार्क में टहलती हुई बोली। हारिस ने एक नज़र प्यार से रानिया के हंसते चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराकर सर झुका गया। तुम सोच भी नहीं सकती रानी, तुम्हें पाकर मैं मुकम्मल हो गया हूँ। तुम बिन बहुत अकेला था, अब जब से तुम्हारा साथ मिला है मैं जी उठा हूँ रानी। मुझसे वादा करो कभी छोड़ कर नहीं जाओगी। हारिस के दिल में अनजाना सा खौफ आया। नहीं छोड़ के जाऊंगी, तुम्हें जहाँ भी जाऊंगी साथ लेके जाऊंगी, रानी मानी खैज लहजे में बोली। हारिस रानी की बात पर खुलकर मुस्कुरा उठा और रानी को लेकर होटल की तरफ बढ़ गया। पुरतकल्लफ नाश्ते के बाद सब खवातीन लान में बैठी बातें कर रही थी। बहुत नाश्ते के बाद ही चला गया था और उसके जाते ही ज़ियान भी यूनिवर्सिटी रवाना हो गया था, जबकि फारूक साहब, असद और अशरफ को साथ लेकर अशरफ साहब के बंगले पर गए थे। हलीमा और मुसरत पुराने किस्से लेकर बैठी हुई थी, जबकि पलवशा, हया, जोया और हानिया अपनी बातों में मसरूफ़ थी। मुसरत अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? जोया के चेहरे की तरफ देखते हुए हलीमा ने पूछा। भाभी क्यों नहीं, बुरा क्यों मनाना है, आपकी बात का आप पूछें, क्या पूछना है? मुसरत ने मुस्कुराते हुए कहा। जोया अपने घर खुश तो है, मेरा मतलब है वो वहाँ खुशबाश है ना। हलीमा कल से देख रही थी जोया बहुत खामोश होने के साथ साथ उदास उदास थी, आँख की वीरान थी, चेहरा जर्द पड़ चुका था। किसी अनहोनी के एहसास ने इन्हें मुसरत से पूछने पर मजबूर कर दिया था। मुसरत ने एक नज़र उदास बेटी को देखा और गहरा सांस लेते हुए बोली, भाभी मेरी बेटी की खुशियों को नज़र खा गई है। मुसरत ने दुख से कहा, क्या मतलब? मुसरत ऐसा क्यों कह रही हो, खोलकर बताओ क्या हुआ है? मुसरत की बात ने हलीमा को परेशान कर दिया। बस क्या बताऊं भाभी, बस यूं समझ लें मेरी जोया बस नहीं सकी अपने घर। ज्यादा दिन हारिस अच्छा शोर साबित नहीं हुआ। उसके बाद मुसरत सारी बात तफसील से बताने लगी, जिसे सुनकर हलीमा को बहुत दुख हुआ। दिल से जोया की खुशियों के लिए दुआ करने लगी। हया ने सबको अपने साथ लाए गिफ्ट दिए, जिसे सब ने खुशदिली से कबूल किया। बहुत घर पर नहीं था, इसलिए उसका गिफ्ट उसके कमरे में रखने का सोचा। इसी नीयत से हया ने ओहद का गिफ्ट साइड पर रख लिया। ज़ियान काफ़ी देर से नोट कर रहा था, हानिया काफ़ी चुप चुप है, लेकिन ज़ियान को मौका नहीं मिल रहा था
وہ ہانیہ سے کیسے بات کرتا اور وجہ پوچھتا۔ اس لیے زیان نے ایک ترتیب سوچی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپسی ایک عدد شرٹ کے ساتھ ہوئی۔ ہانیہ اگر آپ فری ہیں تو پلیز مجھے یہ استری کر دیں، میں نے باہر جانا ہے کسی کام سے۔ ہانیہ جو پلوشا کے ساتھ موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی، زیان کی آواز پر چونکی اور سر ہلاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور اٹھ کر زیان کے پاس آ گئی اور شرٹ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زیان نے نظر بچا کر سب کو دیکھا جو اپنی اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ زیان ہانیہ کے پیچھے کمرے میں آ گیا۔ سنو، تم اتنی چپ چپ کیوں ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ہانیہ استری کا پلک لگانے کے بعد استری گرم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہانیہ شرٹ استری کرتے ہوئے بولی۔ چھوڑو، اسے رہنے دو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ تم سے بات کرنے کے بہانے مجھے ایسا کرنا پڑتا کہ تم سب میں سے اٹھ کر میری بات سن لو۔ زیان نے استری اس کے ہاتھ سے لے کر رکھتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ پکڑ لیے جو ٹھنڈ کی شدت کی وجہ سے بالکل ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ زیان کی بات پر ہانیہ نے غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سوری، زیان نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ سوری بولنے پر ہانیہ نے رخ پھیر لیا۔ ہانیہ یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، زیان نے اسے سیدھا کرتے ہوئے کہا اور بیڈ پر بیٹھنے کو کہا۔ ہانیہ خاموشی سے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ہانیہ، تم جانتی ہو جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے ہم ٹھیک طرح سے ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کر پائے، نہ ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تمہیں کیا پسند ہے کیا نہیں، تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اور کون سی سب سے زیادہ بری، تم کس بات کو خوش ہوتی ہو اور کس بات پر دکھی، میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی تم میرے بارے میں کچھ جانتی ہو۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، لیکن جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تم بہت اکڑی اکڑی رہتی ہو۔ میں جانتا ہوں ہمارا نکاح کوئی خوشگوار ماحول میں نہیں ہوا، زبردستی کیا گیا ہے۔ اگر اس وقت میں تم سے شادی نہ کرتا تو وہ عظیم زبردستی تم سے شادی کر لیتا اور تمہاری زندگی تباہ کر دیتا۔ اس لیے جیسے حالات میں ہوا اب ہم میاں بیوی ہیں اور ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ نازک بھی ہے۔ میں نہیں چاہتا ہانیہ تمہاری مرضی کے خلاف کچھ ہو، اس لیے مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم اتنا پریشان اور چپ چپ کیوں ہو؟ ہانیہ جو زیان کی ساری باتیں غور سے سن رہی تھی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی تھی۔ زیان نے ہانیہ کو روتے دیکھا تو اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھ سے آنسو صاف کرنا چاہے، جسے ہانیہ نے پیچھے کر دیا اور خود بڑی بے دردی سے چہرہ صاف کر ڈالا۔ زیان نے ہانیہ کی حرکت پر لب بیچ لیے لیکن کہا کچھ نہیں۔ آپ مجھے طلاق دے دیں۔ زیان کی سماعتوں پر ہانیہ نے بم پھوڑ دیا۔ کیا کہا تم نے؟ زیان نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو آپ نے سنا، ہانیہ نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو؟ طلاق مطلب تم ہم دونوں کا رشتہ ختم کرانا چاہ رہی ہو، لیکن کیوں؟ زیان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہے۔ جی میں بہت سوچ سمجھ کر یہ کہہ رہی ہوں، میں نہیں چاہتی کوئی زبردستی کا رشتہ مجھ سے رکھے اور میں زبردستی کسی کی بیوی بن کر رہوں۔ بابا کو اس وقت جو ٹھیک لگا انہوں نے وہ کیا اور مجھے جو اب ٹھیک لگ رہا ہے میں وہ کر رہی ہوں۔ ہانیہ کو خود کو زیان کا قصوروار سمجھنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی زیان اس کے ساتھ زبردستی کا رشتہ رکھے۔ ہانیہ چاہتی تھی زیان اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے وہاں شادی کرے۔ اس لیے ہانیہ نے نہ چاہتے ہوئے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ کچھ ہی دنوں میں زیان اسے اپنا اپنا لگنے لگا تھا۔ اس سے پہلے ہانیہ کے دل میں زیان اپنی جگہ مضبوط کرتا اور ہانیہ کے لیے اسے چھوڑنا مشکل ہوتا۔ اس نے وقت سے پہلے ہی فیصلہ کر لیا، یہ جاننے کے بغیر زیان کیا چاہتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں طلاق دے کر انکل کو دکھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بہت مان سے تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا، میں وہ مان نہیں توڑ سکتا ہانیہ بی بی۔ زیان جیسے ہانیہ کی بے وقوفی پر غصے کے ساتھ ساتھ حیرت ہو رہی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ نے اس وقت بابا کے کہہ کا مان رکھ لیا، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ عظیم جیل میں ہے اور فرزانہ بی بی اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے۔ وہ بابا سے معافی مانگ رہی ہے کہ مجھے معاف کر دیں اور گھر واپس آنے دیں، لیکن بابا انہیں معاف نہیں کر رہے ہیں۔ زیان، میرے دل میں پچھتاوا وہ ہے، میں زبردستی آپ کی زندگی میں شامل کی گئی ہوں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، یہی سوچ سوچ کر جو ہو سکتا ہے میں نے آپ کو آپ کی خوشیوں سے محروم کر دیا۔ شاید آپ کسی کو پسند کرتے ہوں یا کسی سے پیار کرتے ہوں۔ ہانیہ سر جھکائے سب کہہ رہی تھی۔ پسند والی بات تو تم نے صحیح کہی، میں سچ میں پسند کرنے لگا تھا، انفیکٹ پیار کرنے لگا تھا۔ زیان نے ہانیہ کو غور سے دیکھا اور کہا۔
ज़ियान की बात पर हानिया होली सी मुस्कुराई। यकीन मानो मेरा पक्का इरादा बन गया था जब उसे पहली बार देखा था। ज़ियान कुछ याद करते हुए बोला, दिल ने उसी वक्त कह दिया था ये वही लड़की है जिसकी तुम्हें तलाश थी। फिर रफ्ता रफ्ता उसका जादू मुझ पर चल गया और ये कमबख्त दिल उससे प्यार करने लगा। ज़ियान ने हानिया को देखते हुए दिल की तरफ इशारा किया, लेकिन फिर जिंदगी ने अजीब मोड़ ले लिया। गहरा सांस खारिज किया गया और कुछ लम्हों की खामोशी ने हानिया को इज़्तिराब में डाल दिया। हानिया जानना चाहती थी वो लड़की कौन है जिसके बारे में ज़ियान बात कर रहा है। अंदर ही अंदर हानिया को जिलसी होने लगी थी। जिंदगी भी कितनी अजीब चीज़ है ना हानिया। इंसान जो चाहता है वो पा नहीं सकता, और कभी कभी जिस चीज़ को सिर्फ तस्वर ही करता है वो उसे मिल जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ज़ियान लबों पर आने वाली मुस्कुराहट का गला दबाते हुए बोला। अंदर ही अंदर ज़ियान जान गया हानिया के सामने किसी और लड़की को पसंद और प्यार का जिक्र करना उसे कुछ कुछ परेशान करने के साथ जेलस भी कर गया था। हानिया गलतफहमी का शिकार थी। शायद ज़ियान की ज़िंदगी में कोई लड़की मौजूद थी जिसे पसंद करता हो, लेकिन मुझसे शादी की वजह उसे अपना प्यार छोड़ना पड़ा। ज़ियान हानिया के दिमाग में मौजूद बातें समझ गया, इसीलिए अब मज़े ले लेकर हानिया को इसी के बारे में बताने लगा जिसको पहली नज़र में ही ज़ियान दिल से दे बैठा था। ज़ियान के दिल ने एतराफ़ कर लिया था यही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। किस्मत ने ऐसा पलटा खाया और दोनों को हमेशा के लिए मिला दिया था। शुरू में मुश्किलात की वजह से ज़ियान घबरा गया था। जो कुछ हुआ वो सब बहुत जल्दी हुआ था। वो सब कबूल करने में उसे थोड़ा वक्त लगा और दिल में हानिया के लिए दबा प्यार जाग उठा। आज पूरे दिल से ज़ियान को एतराफ़ था वो हानिया से प्यार करता है, और ऐसे में हानिया को अलग होने की बात करना ज़ियान को परेशान कर गया था। हानिया जानती हो वो लड़की कौन है? सवालिया नज़रों से हानिया के चेहरे की तरफ देखने लगा। हानिया का सर खुद ब खुद नफ़ी में हिल गया। ज़ियान ने हानिया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और शीशे के आगे ले आया। शीशे में हानिया और ज़ियान दोनों का अक्स नज़र आ रहा था। हानिया ने नासमझी से शीशे में नज़र आते अपने अक्स को देखा। ज़ियान ने अपना मुंह हानिया के कंधे से टिका दिया और शीशे की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है वो लड़की जिससे मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया था। कैसी लगी मेरी पसंद? ज़ियान की बात पर हानिया के हैरत और परेशानी से मुंह खुल गया। क्या हुआ? हानिया का मुंह खुला देखकर ज़ियान ने पूछा। सच कह रहा हूँ, हानिया का रुख अपनी तरफ करता हुआ बोला। हानिया की समझ में ना आया वो क्या कहे। मुझे पता है तुम्हें झटका लगा है, लेकिन हानिया मेरा यकीन करो यही सच है। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की हो और शायद आखिरी भी, इसलिए अपने दिलो दिमाग से हर फजूल बात को निकाल दो हानिया। ज़ियान हानिया के लिए नई सोच के दर खोलता बाहर निकल गया, जबकि हानिया ज़ियान के मुंह से इजहार सुनकर शौक में आ गई थी। जोया किचन में सबके लिए पकौड़े बना रही थी जिस वक्त दरवाजे पर बेल हुई। जोया ने पकौड़े हानिया के हवाले किए और ख़ुद दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पर पोस्टमैन को देखकर जोया को कुछ हैरत हुई। जी फरमाए, किससे मिलना है? जोया ने सवाल किया। जी ये रजिस्ट्री आई है जोया बीबी के नाम की, यहाँ साइन कर दें। रजिस्टर सामने करता हुआ बोला। जोया ने नासमझी से खाकी लिफाफा पकड़कर दस्तखत कर दिए और दरवाज़ा बंद करती अंदर आ गई। अपने कमरे में जाकर रजिस्ट्री देखने लगी जिस पर एक तरफ जोया का नाम था और दूसरी तरफ हारिस का नाम। देखकर जोया को खतरे की घंटी महसूस हुई और जल्दी से धड़कते दिल के साथ लिफाफा खोल लिया और इसमें मौजूद पेपर निकाल कर देखने लगी। जैसे जैसे कागज़ पर लिखी तहरीर पढ़ रही थी, जोया के हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। ये क्या हो गया? जोया की समझ में ना आया क्या करे। ठंडे फर्श पर गिरने के अंदाज में बैठ गई। आंसू को बहने का रास्ता मिल गया था। जोया ने तहरीर 2 से 3 बार पढ़ी जिसमें साफ लफ्ज़ों में लिखा गया था, मैं हारिस इफ्तिखार वालिद इफ्तिखार अपने होशो हवास में अपनी बीवी जोया फ़ारूक वालिद फ़ारूक अहमद को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। प्यारे दोस्तों, कहानी जारी है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में दिया जाएगा। कहानी पढ़ने के दौरान गलती हो सकती है, उसके लिए माजरत हाँ है। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।